आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर एस तिवारी। आज हम बात करेंगे भारतीय इतिहास की विषय वस्तु नारी विषय पर विचार करेंगे। सबसे पहले पृष्ठभूमि में देखेंगे कि नारी के विषय में हमारे देश में किस तरह की धारणा प्राचीन काल से रही है और विषय वस्तु के रूप में वह किस प्रकार से थी। फिर क्रमशः सैंधव काल, द्रविड़ एवं प्राकार्य काल, पूर्व तथा उत्तर वैदिक काल, सूत्र काल, महाकाव्य काल, बौद्ध काल, 6वीं सदी ईस्वी पूर्व के काल में मौर्य युग, सातवाहन काल, गुप्त युग, हर्षवर्धन का युग, राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल काल और इसके पश्चात आधुनिक काल में स्त्रियों की स्थिति पर विस्तार से बात करेंगे और अंत में इस अध्ययन का मूल्यांकन प्रस्तुत करेंगे। विषय वस्तु के रूप में भारतीय इतिहास के विषय वस्तु के रूप में नारी। आइए इस पर चर्चा शुरू करते हैं। पृष्ठभूमि में देखेंगे किस प्रकार नारी का इतिहास भारत में रहा। किसी भी सभ्यता अथवा समाज में स्त्रियों की स्थिति से उस समाज अथवा सभ्यता का आकलन किया जा सकता है। जिन सभ्यताओं अथवा समाजों में स्त्रियों की स्थिति अच्छी नहीं होती, उन समाजों अथवा सभ्यताओं को निम्न स्तर का समझा जाता है। डॉक्टर अल्तेकर के अनुसार नारी के प्रति सम्मान की मात्रा समाज की सभ्यता का मानदंड है। ये भी वही बात कह रहे हैं। वात्स्यायन ने लिखा है, स्त्रियों और पुरुषों की सापेक्ष स्थिति किसी भी देश अथवा सभ्यता का मानदंड होती है। मनुस्मृति में इस परिप्रेक्ष्य में देख सकते हैं, लिखा हुआ है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, यत्र तास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्त्रा फलाः क्रिया। अर्थ यह कि जहाँ नारी का सम्मान होता है, देवता वहाँ निवास करते हैं। जहाँ नारी का सम्मान नहीं होता, वहाँ सारे कार्य निष्फल होते हैं। ये इसका अर्थ है। प्राचीन काल में भारत में मातृसत्तात्मक परिवारों की परंपरा थी। पाषाण काल तक स्त्री पुरुष समानता के प्रमाण मिलते हैं। सिंधु सभ्यता के काल में भी इसके प्रमाण हमें प्राप्त होते हैं, किंतु धीरे धीरे श्रम आधारित व्यवस्था में पुरुष प्राधान्य स्थापित होता गया। प्राक आर्य सभ्यताओं में भी मातृसत्तात्मक परिवारों के उदाहरण मिलते हैं। इसी प्रकार आर्य सभ्यता के साथ हम देखते हैं कि पुरुष प्रधान समाज अथवा पितृसत्तात्मक परिवार प्रारंभ हो जाते हैं। इतिहास की विषय वस्तु के रूप में नारी का स्थान प्रत्येक काल में महत्वपूर्ण रहा। आइए इसका विवरण हम देखते हैं कि उसमें क्या स्थिति थी। सर्वप्रथम हम सैंधव काल की स्थिति पर विचार करेंगे। इस काल में खुदाई से प्राप्त मातृदेवी की मूर्तियों की अधिकता के आधार पर यह स्वीकार किया जाता है कि सैंधव काल में परिवार तथा समाज मातृसत्तात्मक था। स्त्रियां आभूषण तथा श्रृंगार प्रिय थीं। उन्हें कला का भी ज्ञान था। नृत्य कला के प्रमाण प्राप्त होते हैं। एक नर्तकी की कांसे की मूर्ति प्राप्त हुई है। नृत्य की भंगिमाओं के साथ उपलब्ध स्रोतों से ज्ञात होता है कि सैंधव काल में स्त्रियों की स्थिति उत्तम थी और मातृसत्तात्मक परिवार की बात स्वीकार की जाती है। द्रविड़ एवं प्राक आर्य सभ्यताओं में भी ऐसे प्रमाण मिले हैं। जो जहाँ तक द्रविड़ सभ्यता की बात है, ये दक्षिण भारत की सभ्यता स्वीकार की जाती है। प्राक आर्य सभ्यताओं और द्रविड़ सभ्यता के जो प्रमाण मिलते हैं, उनमें मातृसत्तात्मक परिवारों के प्रमाण प्राप्त होते हैं। अतः स्पष्ट है कि द्रविड़ एवं प्राक आर्य सभ्यताओं के अंतर्गत स्त्रियों की स्थिति उत्तम थी। ऋग्वैदिक काल में, वैदिक काल के अंतर्गत पहला काल ऋग्वैदिक या पूर्व वैदिक काल कहलाता है। इस काल में परिवार पितृसत्तात्मक हो चुके थे, किंतु स्त्रियों की स्थिति उत्तम थी। उन्हें शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। स्त्रियों का उपनयन संस्कार होता था। शिक्षा के पूर्व कन्या के जन्म को दुख का कारण नहीं माना जाता था। पुत्रों के समान सामाजिक और धार्मिक अधिकार उन्हें प्राप्त थे। शिक्षित और विदुषी स्त्रियों की समाज में बड़ी प्रतिष्ठा थी। अनेक विदुषियों ने पुरुषों के समान मंत्रों की रचना की थी।
इनमें विश्ववारा, अपाला, घोषा आदि प्रधान नाम हैं। उन्हें पर्याप्त स्वतंत्रता प्राप्त थी। यज्ञ करने का उन्हें अधिकार था। पत्नी के रूप में अर्धांगिनी का दर्जा उन्हें प्राप्त था। सभी धार्मिक अनुष्ठानों में उनके बिना कोई भी अनुष्ठान पूर्ण नहीं माना जाता था। स्त्रियां कृषि कार्य में भी सहायता पहुंचाती थीं। पशुपालन में भी उनका योगदान था। दूध दुहने के कारण उन्हें दुहिता भी कहा जाता था। वे श्रृंगार प्रिय थीं। नृत्य कला और संगीत कला में प्रवीणा होती थीं। सभा की कार्यवाहियों में भी उनकी भागीदारी होती थी। पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था, किंतु पिता की संपत्ति में पुत्रियों को अधिकार प्राप्त नहीं था। इस तरह ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों को सम्मानपूर्ण स्थान प्राप्त था, यद्यपि परिवार पितृसत्तात्मक हो चुके थे। इतिहास के विषय वस्तु के रूप में नारी इस काल में महत्वपूर्ण भूमिका में थी। आइए उत्तर वैदिक काल के बारे में देखते हैं। ऋग्वैदिक काल की तुलना में उत्तर वैदिक काल में नारियों की स्थिति में परिवर्तन हुआ। पूर्व की अपेक्षा उनकी स्थिति कमजोर हुई। कन्या के जन्म को दुख का कारण माना जाने लगा। उपनयन संस्कार का उनका अधिकार छीन लिया गया या कम हुआ। पत्नी के रूप में उसके अधिकार निश्चित रूप से थे। सती प्रथा और पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। शतपथ ब्राह्मण में पत्नी को अर्धांगिनी कहा गया है। स्त्रियों को नृत्य और संगीत के अतिरिक्त धार्मिक शिक्षा का प्रचलन इस काल में था। वशिष्ठ धर्मसूत्र के अनुसार किसी भी स्त्री को त्यागना नहीं चाहिए। पत्नी का त्याग करने वाले पुरुष को दंडित किए जाने की व्यवस्था थी। इस काल में भी विदुषी स्त्रियां थीं, जिनमें गार्गी और मैत्रेयी का नाम प्रमुखता से उल्लेखनीय है। जनक की राज्यसभा में ब्रह्मवादिनी नारियों की उपस्थिति रहती थी। वे राजसूय और वाजपेय यज्ञ में भाग लिया करती थीं। वाजपेय आगे चलकर वाजपेयी एक सरनेम है जिससे आप परिचित होंगे, वह बना। राजसूय यज्ञ और वाजपेयी यज्ञ में यह हिस्सेदारी करती थीं। संगीत में नारियां प्रवीणा थीं। स्त्री शिक्षिकाओं और वीरांगनाओं के उदाहरण भी हमें प्राप्त होते हैं। शूद्रकाल, महाकाव्य काल, बौद्ध काल अथवा 6वीं सदी ईस्वी पूर्व के काल में नारी की स्थिति के बारे में बात करेंगे। समाज में नारी को सम्मानपूर्ण स्थान प्राप्त था, किंतु वैदिक काल की अपेक्षा स्थिति में निश्चित रूप से गिरावट आई थी। प्रारंभ में तो महात्मा बुद्ध भी संकोच में थे कि स्त्रियों को संघ में प्रवेश दिया जाए अथवा नहीं दिया जाए। बाद में इस पर उन्होंने निर्णय लिया। स्त्रियों को स्थान दिया गया, किंतु कठोर नियमों के साथ। इस काल में बौद्ध भिक्षुणियों ने थेरी गाथा की रचना की थी, जो कि गीतों का संकलन है। भिक्षुणी खेमा की विद्वता से प्रभावित होकर कौशल नरेश प्रसेनजीत उनसे मिलने गए थे। कौशाम्बी नरेश की राजकुमारी जयंती ने महावीर स्वामी से वाद विवाद किया था। इस काल में वेश्याओं को भी समाज में सम्मानपूर्ण स्थान प्राप्त था तथा वे सुशिक्षित होती थीं। वैशाली की गणिका आम्रपाली एक सुशिक्षित और सुसंस्कृत नारी थी। उन्होंने गौतम बुद्ध को अपने यहाँ भोजन के लिए आमंत्रित किया था। इस काल में स्त्रियों को उपनयन संस्कार से वंचित रखा गया। वशिष्ठ ने लिखा, पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति यौवने रक्षन्ति स्थविरे पुत्राः न स्त्री स्वतंत्र मरहति। यह उद्धरण स्त्री की स्वतंत्रता को स्पष्ट करता है कि उसको कितनी आज़ादी थी। स्पष्ट है, कम आज़ादी थी। इस काल में स्वयंवर की प्रथा प्रचलन में थी। यह प्रथा उच्च वर्ग विशेषकर राज परिवारों में प्रचलित थी। इससे वर के चुनाव में स्त्रियों के स्वातंत्र्य का पता चलता है। इस काल में भी विदुषी स्त्रियों के नाम प्राप्त होते हैं। सीता, द्रौपदी, कुंती, देवयानी, सुभद्रा, दमयंत्री आदि विदुषी स्त्रियों का उल्लेख इस काल के में प्राप्त होता है। आइए अब देखते हैं मौर्य काल में क्या स्थिति थी। स्त्रियों की स्थिति में क्रमशः गिरावट आ रही थी, किंतु फिर भी इस काल में स्त्रियों को सम्मानपूर्ण स्थान समाज में प्राप्त था। स्त्रियां न्यायालय में शरण ले सकती थीं। स्त्री हत्या ब्रह्म हत्या के समान मानी जाती थी। स्त्री पुनर्विवाह का अधिकार था। जैन तथा बौद्ध ग्रंथों में अविवाहित रहकर आजीवन अध्ययन करने वाली स्त्रियों का भी उल्लेख प्राप्त होता है। कात्यायन नारी शिक्षिकाओं का उल्लेख करता है। स्त्रियां संगीत, नृत्य और चित्रकला में प्रवीणा होती थीं। मेगस्थनीज ने चंद्रगुप्त मौर्य की महिला अंगरक्षिकाओं का उल्लेख उसने किया है। सती प्रथा और पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। नियोग प्रथा का प्रचलन था। इस काल में गणिका प्रथा का भी प्रचलन था, किंतु इन्हें समाज में सम्मानपूर्ण स्थान प्राप्त था।
उच्च वर्ग एवं राज परिवारों में बहुविवाह की प्रथा थी। इस तरह इस काल में स्त्रियों की स्थिति अच्छी कही जा सकती है। सातवाहन काल में, इस काल में भी स्त्रियों को सम्मानपूर्ण स्थान प्राप्त था। इस वंश के राजाओं के नाम के साथ उनकी माताओं का नाम जुड़ा हुआ प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए गौतमी पुत्र शातकर्णी, शातकर्णी की माता का नाम गौतमी, तो गौतमी पुत्र शातकर्णी कहा गया। स्त्रियों को समाज में उच्च स्थान प्राप्त था। शासन कार्य में स्त्रियां बराबर की हिस्सेदारी करती थीं। नगनिका ने अपने पति की मृत्यु के पश्चात शासन कार्य संभाला था। बलश्री ने अपने पुत्र गौतमी पुत्र के साथ मिलकर शासन किया। कई अभिलेखों में स्त्रियों द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख प्राप्त होता है, जिससे यह संभावना बनती है कि संपत्ति पर स्त्रियों का ही अधिकार होता था। इस कारण से उनके द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख हमें प्राप्त होता है। अतः स्पष्ट है कि सातवाहन काल में नारियों की स्थिति उत्तम थी। गुप्त काल में देखते हैं, इस काल में स्त्रियों के सामाजिक अधिकार पूर्व की अपेक्षा कम हुए थे। विधवा विवाह होते थे किंतु उनकी संख्या कम हो चुकी थी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने भाई की विधवा द्रोसामिनी से विवाह किया था। गणिका प्रथा का प्रचलन इस काल में भी था, किंतु इसे अब अच्छा नहीं माना जा रहा था। पर्दा प्रथा नहीं थी। देवदासी प्रथा का उल्लेख प्राप्त होता है। कुछ इतिहासकार सती प्रथा का अस्तित्व भी स्वीकार करते हैं। कन्याओं को पुत्र के समान महत्व प्राप्त नहीं था। 8 प्रकार के विवाह प्रचलित थे। देव और आर्ष विवाह मान्य थे, बाकी को मान्यता नहीं थी। सामान्यतः एक पत्नी की प्रथा थी। उच्च वर्ग में बहुविवाह होते थे। विवाह की उम्र पूर्व की अपेक्षा कम हो गई थी। यद्यपि स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार था, किंतु इस अधिकार का उपयोग उच्च वर्ग की स्त्रियां ही कर पाती थीं। इस काल में भी विदुषी स्त्रियों का उल्लेख हमें मिलता है। स्त्रियां चित्रकला, संगीत कला, नृत्य कला में निपुण होती थीं। वाकाटक रानी प्रभावती उच्च कोटि की प्रशासिका भी थी। हर्ष काल में भी स्त्रियों की स्थिति गुप्त काल की भांति बनी रही। हर्षवर्धन के साथ उसकी बहन राजश्री ने मिलकर राज्य किया। इससे भी स्त्रियों की स्थिति अच्छी होने का आभास हमें प्राप्त होता है। इस काल में भी एक विवाह की प्रथा थी। उच्च वर्ग में बहुविवाह हुआ करते थे। स्त्री को शिक्षा का अधिकार था, यद्यपि उच्च वर्ग की स्त्रियों को ही यह उपलब्ध होता था। विधवा विवाह पूर्व की अपेक्षा कम हुए थे, किंतु होते थे। सती प्रथा प्रचलन में आ गई थी, क्योंकि स्वयं राजश्री सती होने जा रही थी जब हर्षवर्धन ने उसकी रक्षा की थी। तो हर्ष काल में भी कमोबेश गुप्त काल की भांति ही स्थिति अच्छी थी। राजपूत काल में स्त्रियों की स्थिति सम्मानपूर्ण थी। राजपूत स्त्रियों को स्वयंवर का अधिकार था। 8 प्रकार के विवाह होते थे, किंतु प्रथम 4 को इस काल में मान्यता थी। सामान्यतया एक पत्नी का प्रथा का प्रचलन था। उच्च वर्ग में बहुविवाह हुआ करते थे। सामान्यतः सजातीय विवाह का प्रचलन था, किंतु अनुलोम प्रतिलोम विवाह होते थे। अन्य जातियों में भी विवाह संपन्न होते थे, यद्यपि इसको कम मान्यता थी। कन्याओं का विवाह 12 वर्ष के होने तक हो जाती थी। विशेषकर मुसलमानों के आक्रमण के पश्चात, उनके आगमन और आक्रमण के पश्चात पर्दा प्रथा, बाल विवाह प्रथा में वृद्धि हुई। राजपूतों में एक विशेष प्रथा थी जो जौहर प्रथा कहलाती थी। एक तरह से सामूहिक रूप से सती होने की प्रथा थी। अक्सर ये युद्ध के समय जब उनके पतियों की पराजित होने की सूचना इनको प्राप्त होती थी, तब राजपूत छत्राणियाँ बड़ी संख्या में होलिका की भांति आग जलाकर उसमें कूद जाती थीं और अपने स्वधर्म की रक्षा करती थीं, सतीत्व की रक्षा करती थीं। ये प्रथा थी, ये जौहर कहलाती थी। कन्या हत्या की कुप्रथा भी इस काल में प्रारंभ हुई। स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार था, किंतु यह उच्च वर्ग को उपलब्ध हो पाता था। इस काल में भी विदुषी स्त्रियां हुईं। मंडन मिश्र की पत्नी उभय भारती ने शंकराचार्य के साथ शास्त्रार्थ किया था। भास्कराचार्य की पुत्री लीलावती गणित में शिक्षित थीं। राजशेखर की पत्नी अवंती सुंदरी विदुषी स्त्री थीं। इस प्रकार का उल्लेख हमें प्राप्त होता है। अब हम देखेंगे मध्यकाल में क्या स्थिति थी। मध्यकाल में पहले सल्तनत काल। सल्तनत काल में स्त्रियों की स्थिति में बड़ा परिवर्तन आया तथा उनकी स्थिति हीन से हीनतर होती चली गई। कन्या के जन्म को दुख का कारण माना गया। पर्दा प्रथा, बाल विवाह प्रथा का जन्म हुआ। हिंदुओं में पर्दा प्रथा तथा मुसलमानों में बुर्का की प्रथा थी। दक्षिण भारत में यह प्रथा
इस काल में नहीं थी। राजपूतों में भी यह प्रथा नहीं के बराबर थी। सती और जौहर प्रथा की बहुतायत राजस्थान में देखी जा सकती है। अपने सम्मान की रक्षा हेतु राजपूत स्त्रियां जौहर किया करती थीं तथा इस क्षेत्र में सती प्रथा का भी प्रचलन था। स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार था, किंतु उच्च वर्ग की स्त्रियां इसे प्राप्त कर पाती थीं। इस काल में भी विदुषी स्त्रियों के नाम मिलते हैं, जिनमें रजिया सुल्ताना जो योग्य प्रशासिका थी, देवल रानी, रूपवती, पद्मावती आदि महिलाएं प्रसिद्ध थीं। पर्दा प्रथा, सती प्रथा, दहेज प्रथा, बहुविवाह प्रथा, बाल विवाह प्रथा, वेश्यावृत्ति आदि की प्रथा के कारण स्त्रियों की स्थिति में कमज़ोर स्थिति इनकी हो गई थी। विशेषकर इस्लामिक आक्रमणकारियों के कारण स्त्रियों की स्थिति दयनीय हो गई थी तथा स्त्री और पुरुष में बड़ा भेद विद्यमान हो गया था। मुगल काल में भी स्त्रियों की स्थिति दयनीय बनी रही। मुस्लिम स्त्रियों की स्थिति अत्यंत खराब थी। उन्हें घर से बाहर जाने का अधिकार भी प्राप्त नहीं था। उन्हें बुर्के में रहना होता था। हिंदू स्त्रियों की स्थिति भी दयनीय थी। विदेशी आक्रमणकारियों से अपनी महिलाओं को बचाने के लिए बाल विवाह प्रथा की शुरुआत हो गई थी। पर्दा प्रथा थी। राजपूतों में कन्या हत्या की प्रथा ने जन्म लिया था। राज परिवारों में भी पुत्र के जन्म के समय जश्न मनाया जाता था, किंतु पुत्रियों के जन्म के अवसर पर इस तरह का जश्न नहीं होता था। राजपूतों में जौहर की प्रथा थी। सती प्रथा का प्रचलन भी था। मुगल काल में राजकुमारियों का विवाह प्रायः नहीं होता था। बिरले ही ऐसे अवसर आए जब यह इतिहास में प्रमाण मिला कि किसी राजकन्या ने विवाह किया। सभी मुगल बादशाहों के शाही हरम में हजारों स्त्रियां थीं। शाही परिवार एवं अमीर वर्ग में बहुविवाह की प्रथा थी। राजपूत वर्ग में पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। उन्हें युद्ध कला की शिक्षा भी स्त्रियों को दी जाती थी। राजपूत स्त्रियां संगीत, नृत्य आदि में पारंगत होती थीं। विधवा पुनर्विवाह लगभग बंद हो चुके थे। विधवाओं को दयनीय जीवन जीना होता था। मुस्लिम परिवारों में तलाक की प्रथा थी, किंतु हिंदुओं में यह प्रथा नहीं थी। इस काल में नारियों की शिक्षा की व्यवस्था प्रायः नहीं थी। कन्याओं के लिए उच्च शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी, किंतु इसके उपरांत भी उच्च वर्गीय स्त्रियां शिक्षा प्राप्त करती थीं। इस काल में भी उच्च श्रेणी की लेखिकाएं, विदुषी तथा वीरांगनाओं के उदाहरण मिलते हैं। मीराबाई, रूपमती, सलीमा सुल्ताना, नूरजहाँ, जेबुन्निसा, गुलबदन बेगम, जहाँ आरा, राम भद्राम्बा, आकाबाई, कैनाबाई, दुर्गावती, रानी दुर्गावती, चांद बीबी, ताराबाई, खान खाना, अब्दुल रहीम खान खाना की पुत्री जान बेगम आदि इस काल की उल्लेखनीय महिलाएं थीं। विवाह सामान्यतः माता पिता के द्वारा तय किया जाता था, किंतु राजपूतों में स्वयंवर की प्रथा थी। दक्षिण भारत में देवदासी प्रथा का प्रचलन था। उत्तर भारत में वेश्यावृत्ति की घृणित प्रथा भी प्रचलन में थी। इस तरह मुगल काल में स्त्रियों की स्थिति दयनीय बनी हुई थी। स्वयं महान कहे जाने वाले सम्राट अकबर के द्वारा भी स्त्रियों का शोषण किया गया था। उसके हरम में हजारों स्त्रियां थीं। बाकायदा इसके लिए एक बाजार प्रति सप्ताह लगाया जाता था। वहाँ से वह सुंदर स्त्रियों का चयन स्वयं किया करता था। इससे आपको अंदाज़ा हो सकता है कि जिस सम्राट को महान कहा जाता है उसके काल में भी स्त्रियों के साथ इस तरह का व्यवहार होता था। तो सल्तनत काल और मुग़ल काल में महिलाओं की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। वो भोग विलास की वस्तु मानी जाती थी। आधुनिक काल में देखते हैं, स्वातंत्र्य आंदोलन में इनका योगदान महत्वपूर्ण था। 1857 की क्रांति से रानी लक्ष्मीबाई का नाम यदि हटा दिया जाए तो बहुत कुछ कहने को नहीं रह जाता। रानी लक्ष्मीबाई ने जिस तरह से अंग्रेज़ों का सामना किया वो महत्वपूर्ण था। उनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण थी। बेगम हजरत महल की भूमिका भी महत्वपूर्ण थी। राष्ट्रीय आंदोलन में इंदुमती, सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, अरुणा आसफ अली, इंदिरा गांधी आदि की भूमिका महत्वपूर्ण रही। समाज सुधार आंदोलन एवं समाज सुधार जिनके कारण बड़ा परिवर्तन शुरू हुआ। आधुनिक काल में पाश्चात्य शिक्षा तथा समाज सुधार आंदोलन के फलस्वरूप स्त्रियों की स्थिति में परिवर्तन होना प्रारंभ हुआ। ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, थियोसॉफिकल सोसाइटी, प्रार्थना समाज, स्वामी दयानंद सरस्वती, विद्यासागर, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन, महात्मा गांधी और अन्य नेताओं
और समाज सुधारकों की मांगों के कारण ब्रिटिश काल में सुधार होना प्रारंभ हुआ था। समाज सुधारकों एवं संगठनों की जो मांग थी वो इस प्रकार थी। सती प्रथा का इन्होंने विरोध किया, दहेज प्रथा का विरोध, बाल विवाह के संबंध में जागरूकता, बहुविवाह का प्रतिरोध हुआ, स्त्री शिक्षा की ओर ध्यान आकृष्ट कराया गया, स्त्री समानता, स्त्रियों की संपत्ति में अधिकार विषयक मांग की गई, स्त्रियों के मताधिकार के विषय में भी जागरूकता लाई गई, विधवा विवाह को प्रोत्साहित किया गया तथा याचिकाओं और मांगों के कारण 1856 में कानूनी रूप से प्रथम विधवा पुनर्विवाह कोलकाता में कराया गया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा इस क्षेत्र में विशेष प्रयास किए गए, जिसमें उन्हें सफलता प्राप्त हुई। आंदोलनों का प्रभाव 1927 में स्त्रियों ने ऑल इंडिया विमेंस कॉन्फ्रेंस नामक संस्था की स्थापना की। 1937 में लोकप्रिय मंत्रिमंडलों का जब गठन हुआ राज्यों में, तो इसमें भी स्त्रियों को स्थान प्राप्त हुआ। संविधान में 14वां और अनुच्छेद 15वां के माध्यम से स्त्रियों को समानता का अधिकार भारत के आज़ाद होने के बाद प्रदान किया गया। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के द्वारा स्त्रियों को तलाक का अधिकार दिया गया। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अनुसार स्त्रियों को समान रूप से संपत्ति में, पिता की संपत्ति में अधिकार दिया गया या माता पिता की संपत्ति में अधिकार दिया गया। स्त्रियों के नेतृत्व में विभिन्न आंदोलन हुए। 1960 के दशक में स्त्रियों ने मूल्य वृद्धि के विरोध में महाराष्ट्र में आंदोलन किया। यह गुजरात तक फैला। 1974 में चिपको आंदोलन, प्रसिद्ध चिपको आंदोलन है, वृक्ष में चिपक कर वृक्षों की रक्षा की गई, इसमें इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। उत्तराखंड के क्षेत्र में यह हुआ था। 1977 में हमारे प्रदेश छत्तीसगढ़ में माइंस श्रमिक संघ की स्थापना महिलाओं ने की तथा भिलाई स्टील प्लांट के मशीनीकरण की नीति का इन्होंने विरोध किया और इसमें इनको सफलता प्राप्त हुई। इस तरह से इन आंदोलनों से, यद्यपि यह सीधे स्त्री आंदोलन या स्त्रियों के अधिकार के लिए नहीं थे, किंतु उससे उनके आत्मविश्वास में वृद्धि हुई और उन्होंने इस तरह के आंदोलन संपन्न किए। जनजातीय परिवार हैं जिनमें स्त्रियों की स्थिति के बारे में हम चर्चा करेंगे। भारतीय जनजातियों में वर्तमान में मातृसत्तात्मक परिवार एवं समाज देखे जा सकते हैं। इनमें गारो खासी जनजाति, केरल में नायर, दक्षिण भारत में कादर, उरुला, पुलायन। इन जातियों एवं जातियों में संपत्ति पर महिला का अधिकार होता है। पुरुष विवाह के पश्चात स्त्री के घर जाकर निवास करता है, जैसे हमारे क्षेत्र में स्त्रियां पुरुषों के घर में जाकर निवास करती हैं। इसके उलट इन क्षेत्रों में पुरुष स्त्रियों के घर में जाकर निवास करते हैं। वंश माँ के नाम पर चलता है, जैसे हमारे यहाँ पिता के नाम पर चलता है, तथा कुछ स्थलों पर बहुपति विवाह भी संपन्न होते हैं। जौनसार बाबर का क्षेत्र है पहाड़ी क्षेत्र में। उत्तर के पहाड़ी क्षेत्रों में बहुपति विवाह की परंपरा है। खस जनजाति है, उसमें यह प्रथा है। ऐसी ही परंपरा खस के अतिरिक्त तियान, कोटा, टोडा एवं लद्दाखी व बोटा आदि जनजातियों में भी बहुपति विवाह का प्रथा प्रचलित है, जबकि नागा, गोंड, बैगा जनजातियों में बहुपत्नी विवाह प्रचलन में है। आधुनिक काल के निष्कर्ष की तरह के बारे में कह सकते हैं कि वर्तमान समय में शिक्षा के विकास तथा आधुनिकता के प्रभाव में स्त्रियों की स्थिति में बहुत सुधार हुआ है, किंतु ग्रामीण क्षेत्रों में जहां शिक्षा का प्रभाव कम है तथा मुस्लिम समाज में स्त्रियों में अभी भी पिछड़ापन देखा जा सकता है। मुस्लिम समाज की तलाक संबंधी व्यवस्था में कानूनी परिवर्तन वर्तमान में किया गया है। इससे स्त्रियों की अधिकार में वृद्धि हुई है। मूल्यांकन देख लेते हैं। पहला बिंदु है, नारी इतिहास की प्रमुख विषय वस्तु के रूप में प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल और वर्तमान तक नारी भारतीय इतिहास की प्रमुख विषय वस्तु के रूप में रही है। इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता। भारतीय संस्कृति में नारी का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारतीय संस्कृति में नारी का सम्मानपूर्ण स्थान हमेशा से रहा है और वर्तमान तक बना हुआ है। यह भारतीय संस्कृति की विशेषता है कि वह नारी का सम्मान करती है। किसी भी रूप में नारी को अपमानित करने अथवा नीचा दिखाने को भारतीय संस्कृति में अच्छा नहीं माना जाता, चाहे भारत के किसी भी क्षेत्र का समाज हो। भारतीय संस्कृति में नारी माता, पत्नी, बहन, पुत्री, सखा और प्रेयसी के रूप में सदा सम्मान पाती रही है और पाती रहेगी।
विदेशी आक्रांताओं के प्रभाव से नारी की स्थिति में गिरावट आई। प्राचीन काल से लेकर मध्यकाल तक भारतीय इतिहास में हम देखते हैं कि नारियों का स्थान सम्मानपूर्ण रहा। यद्यपि उनकी स्थिति पूर्व की अपेक्षा गिरावट प्राप्त करती रही, किंतु मध्यकाल में आकर स्थिति में हम बड़ा नकारात्मक परिवर्तन देखते हैं। विदेशी आक्रांताओं का, मुस्लिम आक्रमणकारियों का जैसे ही आगमन होता है, भारतीय नारियों को अपमान सहना होता है। अत्यधिक अपमान उन्हें सहन करना पड़ा। अपने सम्मान की रक्षा के लिए उन्हें जौहर जैसी प्रथा का सहारा लेना पड़ा। बाल विवाह, पर्दा प्रथा आदि कुप्रथाएं भी इन्हीं आक्रांताओं की गिद्ध दृष्टि के कारण प्रारंभ हुए थे। सल्तनत काल एवं मुगल काल में भारतीय नारी अत्यधिक पीड़ित रही। उन पर विदेशी आक्रमणकारियों के द्वारा घोर अन्याय किया गया तथा उन्हें भोग और विलास की वस्तु बनाकर रख दिया गया। मध्यकाल में सर्वाधिक अगर किसी ने बर्दाश्त किया, सहन किया या अत्याचार सहे तो वह हमारे देश की नारी थी, जिसका उल्लेख भी बड़े आश्चर्य दुख की बात है कि इसका उल्लेख इतिहास के पन्नों पर प्राप्त नहीं होता। लेकिन सर्वाधिक भोगने वाली, कष्ट पाने वाली उस काल की हमारी भारतीय स्त्रियां थीं। आधुनिक काल में नारी समानता विधि के द्वारा नारी और पुरुष में समानता स्थापित की गई है, किंतु अभी भी व्यवहारिक रूप में, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में तथा अशिक्षित परिवारों में नारी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती। यद्यपि शासन के द्वारा नारी उत्पीड़न हेतु कड़ाई के साथ कदम उठाए जा रहे हैं, स्त्री शिक्षा हेतु विशेष प्रयास होते हैं, अभियान चलाकर प्रयास हो रहे हैं, उनके स्वास्थ्य संबंधी सुधार को लेकर के भी, उनकी स्थिति के सुधार के लिए, उनको आर्थिक रूप से सशक्त बनाए जाने के लिए बड़े परिवर्तन इस समय हो रहे हैं, किंतु अभी भी कार्य पूर्ण नहीं हुआ है, कार्य अभी भी शेष है। डॉक्टर रामजी उपाध्याय के अनुसार वस्तुतः यह पुरुष का ही उदार दृष्टिकोण कम से कम भारत में रहा है कि उसने नारी की शक्तियों का विकास और सदुपयोग करने के लिए योजनाएं बनाई और उनको कार्यान्वित भी किया।